Hey guys, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 60 दिन में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि आपका अपकमिंग CLAT PG 2024 क्रैक हो जाए। जी हाँ, एज यू ऑल नो 3 दिसंबर 2023 को आपका CLAT PG 24 का पेपर होने वाला है। तो अब पूरे के पूरे आपके पास 60 दिन बचते हैं। अगर एक एक दिन भी काउंट कर ले रहे हैं तो 60 डेज बच रहे हैं। ठीक है, अब मेजर इशू आज क्या है, मैं इन सबको कंसिडर करते हुए आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है कि इस बार एनएलयू में एंटर करना ही करना है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। बिफोर दैट, अनअकैडमी अपना क्रैश कोर्स बैच चला रहा है जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं कंसिडरिंग द CLAT PG 2024। इसमें मैं पढ़ाती हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अगर आप इस बैच को लेने में इंटरेस्टेड हो सो डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड MSING10। ऑल्सो CLAT PG प्लस प्रोग्राम आप हमारा अगर लेते हो, बी इट क्रैश कोर्स और बी इट अचीवर्स बैच, क्योंकि हमारे पास अचीवर्स बैच भी है जिसमें अलग अलग मंथ्स के प्रोग्राम है। इफ यू आर एमिंग फॉर CLAT PG 25 तो आप वो वाला परचेज कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, इन क्लास PDF आपको मिलता है। मॉक टेस्ट के साथ साथ एजुकेटर्स लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी करवाते हैं। ऑल्सो अगर सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, बेसिक्स अपने क्लियर करने हैं, कई सारे एग्जाम्स टारगेट आप करते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आता है और आपको लगता है कि मेरा तो बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। डेफिनेटली मैं पढ़ाती हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। यहाँ पे ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर, जिसमें सारे बेसिक से लेकर रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स तक मैं कवर करती हूँ। Don't forget to use my code MSING10 to avail the discount on this course, which is exclusively available in an academy store. Also, अब अगर मैं बात करूं कि आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, अगर आप कोई बैच नहीं लेना चाहते हैं, आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, आपको लगता है कि सिर्फ मुझे प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट लेना है, तो आप ऑल इंडिया CLAT PG मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हो, विच इज ओनली फॉर 1500। आपको 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। ये लिमिटेड पीरियड ऑफर चल रहा है। डोंट फॉरगेट टू यूज कोड अगेन MSING10 फॉर द एडिशनल डिस्काउंट ऑन दिस। अगर बैच परचेज कर लिया ना तो इन दैट केस आपको ये अलग से परचेज नहीं करना है। ये रहा लास्ट टेलीग्राम चैनल का QR कोड। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, उस पर सारी अपडेट्स हम देते रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं आज के टॉपिक पे। 60 डेज में अपनी स्ट्रैटेजी क्या रखें जिससे कि मेरा CLAT PG तो इस बार क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहला मेजर फैक्टर, अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है, इसके बाद नवंबर है एंड देन दिसंबर शुरू होते ही आपका एग्जाम है, तो दिसंबर को काउंट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, उसको भूल जाओ। ना कमिंग टू नवंबर यू हैव दिस दिवाली। ठीक है ना, सबको पता है कि दिवाली के त्योहार में कितना ज्यादा हमारा एंगेजमेंट होता है, हम ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। नाउ कमिंग टू अक्टूबर अगेन वी हैव वेरियस फेस्टिवल्स। ठीक है, दशहरा वगैरह आ जाता है हमारा। अब होता क्या है कि जब हॉलीडेज होते हैं तो स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ रहे हैं वो अपने घर की तरफ जाते हैं हॉलीडेज में, जो ऑलरेडी घर पर रहते हैं उनको तो एंगेज होना ही पड़ता है। कुल मिला के हम ये देखते हैं कि ना चाहते हुए भी स्टूडेंट्स का थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट तो इन फेस्टिवल्स में हो ही जाता है। कंसिडरिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट कि इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। आप उस पर भी ध्यान रखिए कि आपका वहां पे कितना टाइम जाने वाला है एंड देन आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए जिसके हिसाब से आपका 60 दिन का जो है आप पूरा का पूरा बेनिफिट ले पाओ। ठीक, विच मीन्स इफ वी आर सेइंग 60 डेज तो यू डोंट हैव दिस होल 60 डेज, आपके पास कुछ 50 दिन बचते हैं। ठीक, 10 दिन ऐसे ही निकाल दो, ऐसे ही हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपके 50 डेज होने वाले हैं उसको आप कैसे अपना फुल बेनिफिट उसको दोगे, इस पे हम बात करते हैं। जो लोग मुझे फॉलो करते आए हैं उनको मालूम होगा कि मैं कुछ बातें ही बताती हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताती हर बार के लिए कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। मेरी स्ट्रैटेजी एक रहती है, जैसी मेरी स्ट्रैटेजी रहती है वैसे मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ करने के लिए। तो इन द सेम वे उसी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए अब मैं बात अगर करूं 2 महीना 60 दिन के लिए, मतलब कि 2 महीना दैट इज 60 डेज। कहोगे मैम 2 महीना 60 दिन कहाँ से हो गया हमारे पास। ठीक है, तो दैट इज 60 डेज के लिए क्या होने वाला है वही स्ट्रैटेजी को फिर से मैं बताऊंगी, बट आपको फिर उसको पॉलिश करने को कहूंगी, किस पे ज्यादा फोकस करना है किस पे कम फोकस करना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल शुड बी स्टिक टू योर मेजर्स। आई ऑलवेज से कि आप अपने मेजर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। मेजर भाई मेजर होता है, ठीक है, मेजर उसका नाम ही रखा गया है, मेजर लॉज। अब आपको अगर नहीं पता ये मेजर लॉज कौन से होते हैं तो मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हो। बाकी मैं इन शॉर्ट फटाफट अभी बता देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपका मेजर है, आपका मेजर है क्रिमिनल लॉज, आपका मेजर है बिजनेस लॉज। ठीक है, अब ये तो मैम आपने कैटेगरी बता दी।
तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव भी उसके साथ में आ जाता है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव इज नॉट लाइक कि हमेशा उस पर हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं। सेकंड, क्रिमिनल लॉज में आईपीसी इज द मेजर, ठीक है, सीआरपीसी भी मेजर है, आईपीसी और सीआरपीसी आप कह सकते हो। एविडेंस को अलग रखो, एविडेंस को अलग से, क्योंकि उस पर आप हर बार क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। कमिंग टू द बिजनेस लॉज, तो बिजनेस में आईपीआर, कंपनी, ये दो हैं जिसपे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये है जो टॉपिक आपको कवर करने ही करने हैं, इनमें आप कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करोगे। एंड स्टिक टू योर मेजर्स का मतलब ये है, अगर प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, तो कीप ऑन रिवाइजिंग दोस फैक्ट्स, कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, छोटे छोटे सवाल लगाओ, बड़े बड़े सवाल लगाओ, जितने भी सवाल जहां पे दुनिया में अवेलेबल हैं इन टॉपिक्स पे, उन सबको लगा लो। ये मत सोचो कि पैसेज बेस तो मिल नहीं रहा है, अरे कैसे मिलेगा, कितना टाइम ही हुआ है अभी पैसेज वाले क्वेश्चंस कराते हुए, पेपर कराते हुए, 2020 के बाद शुरू हुआ है ना, 2023 चल रहा है आपका, तो इतने पेपर तो है ही नहीं ना। बट पैसेज में के बाद भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो वही तो क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू ही होता है ना। तो आप अगर पैसेज के लिए, तो आपने खुद को कैसे तैयार किया वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप रीसेंट केस लॉस के हमेशा टच में रहे हो, बाकी अभी फिर से बताऊंगी। एंड उसके बाद रही बात एमसीक्यूज को सॉल्व करने की, तो वो आपके पास जितने एमसीक्यूज अवेलेबल हैं आप उन सबको प्रैक्टिस कर लो। वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अवेलेबल है, कर दो। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ थोड़ी ना बदल जाएगा, आईपीसी थोड़ी ना बदल जाएगा, रहेगा तो वही ना, फैक्चुअल चीजें तो वही रहने वाली है ना, तो कीप ऑन डूइंग दैट। सेकेंड, कम लेट द माइनस डिसाइड योर रैंक, ठीक है, एकदम टू द पॉइंट बातें लेकर आई हूँ। स्टिक टू योर मेजर्स, लेट द माइनस डिसाइड योर रैंक। माइनस आपकी रैंक डिसाइड करेंगे। मेजर में क्या आपका मोटिव होना चाहिए कि मुझे पूरे के पूरे नंबर लाने हैं, समझ रहे हो। मेजर अगर आपका कंप्राइज कर रहा है 60 to 70%, तो वो 60-70% आपका 100% करेक्ट होना चाहिए। कमिंग टू द माइनस की जो अगर वो 30% कंप्राइज कर रहा है, तो लेट इट डिसाइड योर रैंक, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम कभी भी एक्सपेक्ट किसी भी स्टूडेंट से नहीं करते कि वो पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके आएगा। वो अपना बेस्ट दे के आता है, जो बेस्ट ऑफ इट्स नॉलेज होता है उसको वो अटेम्प्ट करके आता है, ठीक है, एंड वो 100% उसको सही जो मानता है वो करके आता है। यहाँ पे यू डोंट हैव टू डू दिस कि आपको पूरा पेपर करके आना है, बिकॉज वी हैव नेगेटिव मार्किंग एंड उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक। तो माइनस को अपनी रैंक डिसाइड करने दो। रैंक डिसाइड करने का मतलब मैम क्या हो गया कि अभी से इस पे दिमाग लगाना है क्या? जी नहीं, आपका काम नहीं है, आपको रैंक सोचने में नहीं लगाना है दिमाग, ठीक। आपको अपने माइनस को इतना तैयार बस करना है कि आप एकदम दम्ब मत रहो, ठीक है ना। माइनस जैसे कि प्रॉपर्टी लॉ, ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया पिछली बार तो आ सकता है। माइनर जैसे कि आपका टॉर्ट्स हो गया। माइनर जैसे कि, माइनर्स इन द सेंस मैं ये कह रही हूँ बेसिकली अदर लॉस की बात कर रही हूँ, मिसलेनियस की, जिसमें फैमिली आ गया, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट आ गया, ठीक। तो ये सारे हैं जो आपकी रैंक डिसाइड करेंगे। अब इसमें भी प्रायोरिटी लिस्ट मैंने ऑलरेडी बताई थी ना, आप कैसे रखोगे, कॉन्ट्रैक्ट को सबसे ऊपर रखोगे, फैमिली लॉ आएगा, उसके बाद फिर टॉर्ट्स आता है, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरनेशनल लॉ सबसे ऊपर आएगा, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट से भी ऊपर आएगा, ठीक है। ये माइनर्स नहीं है, ये अदर्स है, लेकिन हम उसी को समझ के चल रहे हैं। अब ये आपकी रैंक डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चे फंसते हैं। ये वो सब्जेक्ट्स है जो हर किसी को अच्छे से नहीं आता है, जूरिस में लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता है, इंटरनेशनल लॉ आधे लोगों को समझ में नहीं आता है, प्रॉपर्टी लॉ हो सकता है लोग पढ़ के ही ना जाए कि पिछली बार एक ही क्वेश्चन तो आया था, एविडेंस हो सकता है लोग ना पढ़ के जाए। ये सब स्ट्रैटेजी लोग फॉलो करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप उसको पढ़ के जा रहे हो तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक। थर्ड कम्स मॉक्स आर योर कॉन्फिडेंस। हमेशा कहा है, कोई भी कितने भी महीने बचे हों, मॉक्स को इग्नोर नहीं कर सकते हो, ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे। जी हाँ, एग्जाम हॉल में उस दिन कॉन्फिडेंस के साथ बैठना भी तो है, क्योंकि प्रेशर नहीं होना चाहिए ना एग्जामिनेशन का। एंड वो कॉन्फिडेंस कौन लाएगा? जी हाँ, ये मॉक्स लेके आएंगे, क्योंकि आपने इतने मॉक्स लगा रखे हैं कि वो पर्टिकुलर पेपर भी आपको एक मॉक की तरह दिख रहा होगा, और आपको लगेगा कोई बात नहीं, सॉल्व करना तो मुझे आता है, मुझे स्ट्रैटेजी तो मॉक सॉल्व करने की आती ही है, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो हमारे चैनल पे, ठीक है। सो आपको स्ट्रैटेजी तो पता है, ये भी एक वन ऑफ द मॉक है। हाँ, थोड़ा सा लिबरल एटीट्यूड इतना नहीं रखना है यहाँ पे कि कोई बात नहीं, अभी तक तो मॉक में कितने भी नंबर आ जाते थे, कौन सा हमें एनएलयू मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे बेटा ये जो मॉक होगा ना, ये एनएलयू दिलाएगा आपको। सो आप इतना भी फ्री होके नहीं बैठ सकते, बट स्टिल कई बार होता है एग्जामिनेशन प्रेशर के चक्कर में हम पूरा पेपर खराब कर देते हैं, 2 घंटा हमारा कब बीत जाता है हमें पता नहीं चलता है। तो ये मॉक आपने जो इतने सारे दे रखे हैं ना, ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, तो ये अभी भी कंटिन्यू रखना है, आने वाले 60 दिनों में भी आप इसको कंटिन्यू रखोगे। अगर लगता है आपको कि और मॉक्स हमारे पास नहीं है, तो और भी जो अलग अलग इंस्टीट्यूट जैसे कि हम भी इस मॉक्स आपको दे रहे हैं,
तो आप हमारे 20 मार्क्स ले सकते हो। आप कहीं और से भी चाहो तो आप देख सकते हो, ठीक है, आपकी अवेलेबिलिटी है, आपको इधर उधर से फ्री में मिल जा रहे हैं, आप वो ले लो, फ्रेंड से बात कर लो, तो जितने मार्क्स लगा सकते हो। अगर लग रहा है सारे दुनिया भर के मार्क्स लगा चुके हो तो अब उसको रिवाइज करो, ठीक है, बार बार रिवाइज करते रहो, दैट वुड बी इनफ। अब जब मॉक्स आप लगा ही रहे हो तो सीधी सी बात है, विदाउट मॉक एनालिसिस योर प्रिपरेशन इज इनकम्प्लीट। आई ऑलवेज से दैट। मॉक एनालिसिस कर लिया क्या? नहीं किया तो नहीं किया, तो करना है। अगर कर लिया है तो उसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक। अब इस पर बहुत डिस्कशन नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पर कर चुकी हूँ। फर्दर लगेगा तो एक वीडियो फिर से मैं मॉक्स पे बना दूंगी, ठीक। तो मॉक एनालिसिस इज कंपलसरी। एनालिसिस कैसे होता है, क्या होता है, ऑलरेडी बता रखा है, वो आपको अभी भी करना है। कर चुके हो एक बार, दोबारा कर लो, तिबारा कर लो, फिर से कर लो, लेकिन करो, क्योंकि यू नेवर नो कि आप एक बार कर चुके हो, आपको याद है अभी भी कि नहीं याद है कि आपने क्या गलती करी थी, है ना। हो सकता है फिर से वही गलती आप रिपीट कर दो अगर वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है। नेक्स्ट, रिवीजन इज द की टू क्रैक। जी हाँ, आई ऑलवेज से बिना रिवीजन के आपकी कोई भी गाड़ी पार होने नहीं वाली है। हार्ड वर्क एंड रिवीजन इज द की टू क्रैक। तो ये जो पीछे आपने काम किया सब हार्ड वर्क ही तो है ना आपका, अभी तक आप हार्ड वर्क करके ही तो आए हो ना। नाउ दिस इज द थिंग, रिवीजन इज द थिंग जो आपको ये पेपर क्रैक करने में हेल्प करने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लास्ट के दिनों में हम रिवाइज ही करते हैं, रिवाइज ही करने से हमें हमारी चीजें पक्की होती हैं, क्योंकि हम अभी भी अगर नई नई चीजें पढ़ते रहेंगे तो हमने जो पुराना पढ़ा है उसको हम सॉलिड कैसे करेंगे। एंड जब तक कि हमारी इन्फॉर्मेशन इज नॉट सॉलिड, हमारी प्रिपरेशन इज नॉट सॉलिड, हम वहां पे फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को मार्क ही नहीं कर सकते हैं। एंड जब किसी भी पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपको अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड रखना है, क्योंकि यू नीड अ कॉन्फिडेंस टू मार्क योर आंसर। यू कैन नॉट प्ले ऑन एवरी क्वेश्चन, राइट। आप सिर्फ प्ले कर सकते हो 1 to 2% क्वेश्चन पे। पर्सन की बात कर रही हूँ, 1 या 2 क्वेश्चन नहीं बोल रही हूँ, 1 to 2% क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। वो डिपेंड करता है कि आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हो, वो अलग अलग इंडिविजुअल्स का होता है। जो पेपर करीब आएगा तो आई विल टेल दैट स्ट्रेटेजी ऑल्सो, बट वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट कि रिवीजन ही है जो आपको 70-80% सीधे दिलाएगा। समझ रहे हो आप? तो ये आपको करते रहना है। अभी तक जितना पढ़ लिया है उसको रिवाइज करते चलो, नया कुछ पढ़ना भी है तो ठीक है, उसको अलग से टाइम टेबल में रखो, लेकिन जो पुराना पढ़ चुके हो उसको फिर से रिवाइज करो। आपको लग रहा है यार कितना मोनोटोनस हो रहा है, बार बार वही पढ़ रहे हैं, बार बार, कोई बात नहीं, बार बार जब पढ़ोगे ना तभी तो वहां पे तुरंत याद आएगा देख के आंसर, तो पढ़ते रहो, ठीक है। रही बात डेली टाइम टेबल कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं एक वीडियो उस पर भी बना दूंगी, हम उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट, योर फोकस शुड बी केस लॉस। अब आपको ध्यान पूरी पूरी तरीके से केस लॉस पे देना है। आप जब रिवाइज कर रहे हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, अब आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं करना है, समझ रहे हो। कॉन्सेप्ट अगर आप रिवाइज करना भी है तो यू हैव टू जस्ट लाइक कीवर्ड्स, पॉइंट्स में होना चाहिए, ठीक है, उंगलियों पर, हाँ ये होता है, ये होता है, ये होता है, ऐसे करके। लेकिन केस लॉज अब आपका फोकस होना चाहिए, जिसके बारे में आपको डिटेल स्टडी आपको पता हो। हाँ, जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, केस लॉज, ये केस लॉज ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुकी हूँ, दोनों तरह के होंगे, ठीक है, सॉरी फंडामेंटल नहीं, लैंडमार्क, ठीक है, लैंडमार्क हो गए एंड सेकेंड चीज आपके रीसेंट हो गए। अब आपको मालूम है कि रीसेंट केस लॉज पर ही आपका पेपर बनता है, बट उस रीसेंट केस लॉज के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपसे लैंडमार्क जजमेंट भी पूछा जाता है, और क्योंकि बेसिक्स जो फंडामेंटल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उस लैंडमार्क से रिलेटेड होते हैं, ठीक, तो आपको उतना तो करना ही पड़ेगा। तो अब जब भी पढ़िए, रिवाइज करिए, अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए, योर फोकस शुड बी ऑन केस लॉज ओनली, ये आपका फोकस होगा। अर्जुन बनिए, ठीक है, मछली की आंख पे निशाना लगाइए, एंड बिल्कुल इन दैट केस आपको ये देखना है, ठीक है। चिड़िया की आंख बोल लो, मछली की आंख बोल लो, ठीक है, दोनों केस ही हो गए थे। तो पहला वाला केस ले लो तो चिड़िया की आंख है, बाद वाला ले लो तो मछली। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल अपना फोकस सही रखना है, कैसे कि मुझे क्या करना है, ठीक, यहाँ पे आप भटक नहीं सकते हो। योर टारगेट शुड बी योर टॉप एनएलयूज। मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा है योर टॉप एनएलयूज, क्योंकि मेरा टॉप एनएलयूज, यस, आपका टॉप एनएलयूज, बिकॉज आपने जब फॉर्म भरा होगा तो आपने प्रेफरेंस लिस्ट भरी होगी, ठीक है ना। लास्ट में मैंने अभी पिछला एक वीडियो भी बनाया था जिसमें बताया था मैंने कि कंसिडरिंग दैट योर प्रेफरेंस टू डू एलएलएम, किस ब्रांच में स्पेशलाइजेशन किस में होना चाहिए, आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरेंगे। भर चुके हैं अगर आप तो अच्छी बात है, नहीं भरा है तो उसको ध्यान में रख के करिएगा। तो आपके जो टॉप 5 एनएलयूज हैं जिसमें आपको जाना ही जाना है, योर टॉप एनएलयूज, योर टॉप 5, क्योंकि जनरली क्या होता है कि एलएलएम 1 साल का है एनएलयूज का, तो जो टॉप में लोग प्रेफर कर लेते हैं अगर वो अच्छी सिटी से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पे खुद एक बहुत अच्छा एनएलयू है, टॉप 5 या टॉप 10 वाला, तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस वही रख देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि टॉप 5 एनएलयू आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक। आप ये मत सोचो कि ठीक है किसी में भी मैं एंटर कर जाऊं, कैसे भी कर जाऊं,
आप जब 5 को टारगेट रखोगे ना, टॉप 5 को, तब कहीं आप जाके टॉप 10 से 15 के बीच में लैंड अप कर पाओगे। ये होता है, ठीक है। मैं ज़रूरी ये नहीं है, मैं अगेन फिर से कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं है सबके साथ ऐसा हो, बट ज़्यादातर के केसेस में ऐसा ही होता है। यू नेवर नो पेपर कैसा आने वाला है, ठीक। हो सकता है डेफिनेटली आपका टॉप 5 है तो आपको फर्स्ट पे ही मिल जाए, फर्स्ट वाला मिल जाए, बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने जितनी मेहनत करते हो आपको उसका थोड़ा सा कम मिलता है ना। ये वाला सीन भी कुछ के साथ होता है। तो आपको टॉप 5 वाली मेहनत करनी है। आपको ये सोचना है कि मैक्सिमम कट ऑफ जो हाईएस्ट एनएलयू के लिए, सबसे टॉप एनएलयू के लिए कितनी कट ऑफ गई थी, मुझे उसे एम करना है। उस हिसाब से जब आप तैयारी करोगे तो आप वेल प्रिपेयर्ड रहोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड लास्ट, विद दिस यू आर गुड टू गो। अगर आपने इतनी चीजें दिमाग में रखी तो डेफिनेटली आप इस बार का क्लैट पीजी क्रैक करने वाले हो, क्योंकि इट्स ऑल व्हाट स्ट्रैटेजी मैटर्स। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, स्ट्रैटेजी मैटर करती है किसी भी पेपर में। बहुत लोग होते हैं जो कम तैयारी के साथ पेपर क्रैक करते हैं, बहुत लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा कर लेते हैं तैयारी, लेकिन फिर भी उनका पेपर नहीं निकलता है, क्योंकि उनके पास बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं होती है। अब हो सकता है काफी लोग हों जो सिर्फ फंडामेंटल्स पढ़ के बैठे हो, उनको रटा हो एक एक पॉइंट, लेकिन उन्होंने रीसेंट केस लॉस पे ध्यान ना दिया हो। अब रीसेंट केस लॉस ही जब आएगा पैसेज में, वो पहचान नहीं पाएंगे किस टॉपिक पे। अगर उसी पर 5-6 क्वेश्चन हो गए, 10 में से 5-6 से रीसेंट वाले पे ही पूछ लिया, फंडामेंटल खाली 5 पूछा, तो फिर वो तो आपके मार्क्स चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि वो काम करो जिससे आपका पेपर निकले। पेपर निकालना है, समझ रहे हो ना, पेपर क्रैक करना है। यहाँ पर हमें पीएचडी नहीं करनी है। तो आपको पेपर का अप्रोच ध्यान रखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी होती है। यही एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने का मूल मंत्र होता है, अदरवाइज तो कोई मूल मंत्र नहीं होता सक्सेस का। बट हाँ, पेपर को निकालने का मूल मंत्र ये होता है कि आपका तैयारी सही डायरेक्शन में जानी चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ और जो लोग भी क्लैट पीजी 2024 में अपेयर हो रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करो। अपकमिंग सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक एक दिन अब मैं रोज़ आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए वीडियोज़ लेके आऊँगी, कंसिडरिंग माई सेल्फ इन टू योर प्लेस। ओके, सो थैंक यू सो मच।